सुंदर बीवी सुशील पति। कैसी है तू? शादी की बात तो तू बिल्कुल गायब हो गई। क्या बात है, अब दोस्तों की याद नहीं आती क्या? ऐसी बात नहीं है यार, याद क्यों नहीं आएगी, बल्कि शादी की बात तो दोस्तों की और भी याद आने लगती है। अच्छा जी, अब मैंने फोन कर दिया तो डायलॉग मारिए। कॉल तो तूने एक बार भी नहीं किया है? 6 महीने हो गए तेरी शादी को, और कौन सा लंदन में विदा होकर गई है तू? इसी शहर में तो है, चाहे तो फोन भी कर सकती है, मिल भी सकती है। लेकिन नहीं जी, आप तो अपनी तरफ से कोई एफर्ट ही नहीं करते। 5 बार कॉल कर चुकी हूं मैं, 6ठी बार में मेरा फोन उठा रही है तू। तू नहीं समझेगी यार, अभी मैं तुझे कुछ बता नहीं सकती। मेरे हस्बैंड घर पर है ना, उनके ऑफिस जाने के बाद मैं तुझे कॉल करूंगी। और हाँ, मेरे नंबर पर ना कोई मैसेज वगैरह मत करना। इतना कहकर मोनिका ने फोन काट दिया था। सहेली की बात सुनकर अर्चना को अब और भी ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। मोनिका अर्चना की बचपन की दोस्त थी, दोनों साथ खेले कूदे बड़े हुए। 6 महीने पहले ही मोनिका के पेरेंट्स ने एक वेल सेटल्ड मोटी सैलरी वाले लड़के के साथ उसकी शादी कर दी थी। खूब धूमधाम से शादी हुई और मोनिका आंखों में सपने सजाकर पति विशेष के घर पहुंच गई। अब अर्चना मोनिका के बारे में सोच ही रही थी, तभी उसका फोन बजने लगता है। मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया है यार कि अब मेरी शादी हो गई है। अब पहले जैसी बात नहीं रही कि जब मन चाहा एक दूसरे को फोन किया, बातें कर ली। शादी के बाद ना 1000 तरह की रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। अरे कैसी बात कर रही है तू? और मैं कौन सा लड़का हूं जिसे बातें करते देख तेरे पति को तुझ पर शक हो जाएगा? अरे यार, बचपन के दोस्त हैं हम। विशेष को तेरी लाइफ में 6 महीने हुए हैं और हम दोनों की 20 साल पुरानी दोस्ती है। अर्चना की बात सुनकर अब मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने गलती कर दी यार। शादी से पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ विशेष का फाइनेंशियल स्टेटस देखा। उसकी लाखों रुपए की सैलरी और पर्सनालिटी देखकर मैं इतनी इम्प्रेस हो गई कि ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि वो कैसा इंसान है, उसका नेचर कैसा है, उसकी सोच कैसी है। इन सब बातों की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैं तुझे बस इतना ही कहना चाहती हूँ, शादी के बाद ना पैसा और शक्ल सूरत सब कुछ नहीं होती। पति का स्वभाव अच्छा ना हो तो जिंदगी नरक बन जाती है। तुम मुझे डरा रही है यार। सब कुछ ठीक है ना तेरी लाइफ में? कुछ हुआ है क्या? देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ, और वैसे बहुत कुछ हुआ है। मेरा पति विशेष बहुत डोमिनेटिंग नेचर का है। उसका बस चले तो मुझे सांस भी ना लेने दे। वो सिर्फ मुझे हर समय कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मैं कब जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, किससे बात करूंगी, सब उसके कंट्रोल में है। उसे पसंद नहीं कि मैं उसके अलावा किसी से भी मिलूं, जुलूं, हंसूं, बोलूं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सोने के पिंजरे में कैद हो गई हूँ। मुझे महंगे से महंगा सामान ला कर देते हैं, बड़ी गाड़ी है, 2 मंजिला घर है, ऐशो आराम की सारी चीजें, लेकिन सुकून नहीं है। देख अर्चना, मेरे जीवन के साथ जो होना था हो गया, लेकिन तू मेरी वाली गलती मत करियो। अच्छा, फोन रखती हूँ, विशेष का फोन आ रहा है। अभी 10 तरह के सवाल पूछेंगे, किससे बात कर रही थी, क्यों कर रही थी। और हाँ, आगे से ना तेरे कॉल का या मैसेज का जवाब ना दे पाऊं तो नाराज मत होना दोस्त। मैं तुम्हें भूल ही नहीं हूँ, बस मजबूर हूँ। मोनिका ने फोन रख दिया था और उसकी बातें सुनकर अर्चना को मानो घबराहट सी होने लगी थी। मोनिका की बातें बिल्कुल ठीक है। आजकल सोसाइटी में यही तो हो रहा है। लड़कियां लड़कों के स्टेटस पर मरी जा रही हैं। कोई ये तो समझना ही नहीं चाहता कि लड़की का स्वभाव कैसा है। अच्छा हुआ मोनिका ने समय रहते मेरी आंख खोल दी। लड़की का फाइनेंशियल स्टेटस चाहे जैसा भी हो, मुझे तो अब बस एक ऐसा लड़का चाहिए जो सुशील हो, कम से कम मेरी इज्जत तो करेगा। बेटा, शीला मौसी का फोन आया था। कौन सी शीला मौसी मम्मी? मैं तो किसी शीला मौसी को नहीं जानती। अरे बेटा, वही शीला मौसी जो रिश्ते कराती हैं। भूल गई? अभी पिछले महीने ही 3 लड़कों की फोटो लेकर आई थी। मम्मी, ये फोटो वोटो देखने दिखाने में कुछ नहीं रखा। फोटो देखकर क्या पता लगा लेंगी आप? आप बस मुझे इतना बताइए कि क्या किसी की फोटो देखने से मेरा जीवन चल जाएगा? अरे बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रही है? तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं ये कहना चाह रही हूँ माँ कि किसी की सूरत नहीं, सीरत के बारे में पता लगाइए। स्वभाव से जो लड़का सुशील होगा ना, शादी में उसी से करूंगी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी देखना तो सब कुछ ही पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं कि जो लड़का सुशील होगा उसी से पकड़ कर तू शादी कर लेगी। परिवार कैसा है, नौकरी करता है, दिखने में कैसा है, शादी के समय सारी बातों पर ध्यान देना पड़ता है। माँ, इतनी सारी बातों पर ध्यान दोगी ना तो कोई एक चीज भी ढंग से नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैं जैसा कह रही हूँ ना, आप वैसा ही करो। मैंने अपना मन बना लिया है। मुझे शादी के लिए लड़के के अंदर सिर्फ एक गुण चाहिए, और वो ये कि लड़का सुशील होना चाहिए। मुझे अपनी जिंदगी सुकून से बितानी है।
मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकती जिसमें 2 पल का चैन और सुकून ना हो। बेटी की बात सुनकर अर्चना की मां लड़कों की तस्वीर मांगने से पहले अब उनके स्वभाव के बारे में पता लगाना शुरू कर देती हैं। रिश्तेदारी में बात चलने पर एक विनोद नाम के लड़के का रिश्ता अर्चना के लिए पसंद आता है। विनोद की माताजी अर्चना की मां से कहती हैं, आज तक आपने लड़की की मां को ये बात कहते सुना होगा, हमारी बेटी गाय है। लेकिन हम लड़के वाले होकर भी पूरे ताल ठोक कर ये बात कह रहे हैं, हमारा बेटा बिल्कुल गाय है। शराब, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू कोई गलत आदत नहीं है मेरे बेटे में। इतना ही नहीं, गलत आदतों की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। अरे मेरा बेटा तो कभी किसी के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता, बड़ों का सम्मान करता है, छोटों को प्यार करता है। अरे आप दिया लेकर भी तलाश करेंगी ना तो मेरे विनोद जैसा सुशील लड़का आपको नहीं मिलेगा। वो सब तो ठीक है, ये बताइए आपका बेटा काम क्या करता है? माँ जरा 1 मिनट रसोई में आइए ना। क्या बात है बेटा, यहाँ रसोई में क्यों बुलाया? माँ बहुत लड़की देख ली हमने, तब जाकर ये विनोद का रिश्ता आया है और लड़का बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए। आप देख नहीं रही हो, तब से सर झुका है, हाथ बांधे बैठा हुआ है। उस लड़की की सूरत देखकर ही समझ में आ रहा है वो कितना सुशील है। बस माँ थोड़े कम भी पैसे कमाता होगा ना तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तुम ना यही मेरे रिश्ते की बात पक्की कर दो। सिर्फ लड़का ही नहीं, उसकी माँ भी मुझे बहुत ही सीधी सादी और शरीफ से नजर आ रही है। अब उससे ज्यादा और क्या चाहिए? वो सब ठीक है बेटा, लेकिन मुझे एक बार बात तो कर लेने दे। माँ तुम जितनी पूछताछ करोगी ना उतनी नई बातें निकलकर सामने आएंगी और फिर ज्यादा तहकीकात करने से हो सकता है कि उन्हें कोई बात बुरी लग जाए और बनती हुई बात बिगड़ जाए। माँ पहले ही हम लोग 10 लड़के देख चुके हैं ना, और ये रोज रोज के देखने दिखाने के कार्यक्रम से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अरे मैं इंसान हूँ या मॉल में बिकने वाला सामान जिसे हर रोज एक नया इंसान देखने चला आता है? आप देख लो मम्मी, अगर यहाँ बात पक्की नहीं हुई ना तो फिर मैं शादी नहीं करने वाली। सारी उम्र आपके सीने पर मुंह दलूंगी। यहाँ बेटा तुझे पति सुशील चाहिए वो ठीक है, लेकिन मेरी सलाह यह है कि अपने अंदर भी 1-2 सुशील वाले गुण ले आ, वरना बात कैसे बनेगी। विनोद के घर वाले अर्चना को देखकर वापस लौट गए थे घर पहुंचकर। बेटा वहां तो तुम बिल्कुल गर्दन नीचे किए बैठे थे। अरे एक नजर उठाकर लड़की की तरफ देखा भी था या भोले भंडारी बनकर वैसे ही लौट आए? अरे मम्मी देखा था ना, लड़की देखने गया था तो लड़की तो देखूंगा ही ना। अब वैसे क्यों पूछ रही है? बेटा मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे लड़की थोड़ी सी स्वभाव से तेज लगी। देखा नहीं तुमने कैसे अपनी माँ के साथ बैठकर सवाल जवाब कर रही थी? अरे होने वाली दुल्हन तो शर्माई सी रहती है और वो पटार पटार बोल रही थी। माँ तुमने बस उसका बोलने का अंदाज ही देखा, ये नहीं देखा कि कितनी खूबसूरत है अर्चना। मैं तो एक बार उसे देखकर बस देखता ही रह गया। और ये कोई पहली लड़की तो थी नहीं जिसे हम देखने गए थे। आज से पहले अर्चना जितनी खूबसूरत लड़की तो मैंने कभी देखी ही नहीं। अब देखो ना, यही बात चलाओ ना, मैंने जैसा सोचा था अर्चना बिल्कुल वैसी है। मेरी चॉइस तो आपको पता है ना, मैं हमेशा से बस यही चाहता हूँ कि मेरी बीवी इतनी खूबसूरत हो कि जो देखे देखता रह जाए, जिसके साथ कहीं भी आने जाने में मुझे गर्व महसूस हो। ठीक है बेटा, सुंदर बीवी की चाहत रखना गलत नहीं है, लेकिन सुंदरता के अलावा बाकी गुणों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। माँ अब तो ऐसी बात करी हो जैसे अर्चना में कोई और गुण ही नहीं है। पढ़ी लिखी है, सुलझी हुई सी लगी मुझे तो पहली नजर में ही भाग गई। बाकी आप देख लो। बेटी की पसंद के आगे अब माँ शांति भी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती और इस तरह सुंदर पत्नी और सुशील पति मिलते ही झटपट अर्चना और विनोद के फेरे हो जाते हैं। अर्चना आज मेरे दोस्तों से मिलने के लिए चलना है, अच्छे से तैयार हो जाना। आप बिल्कुल चिंता मत करो विनोद, आज मैं ऐसी रेडी होकर चलूंगी कि आपकी दोस्त देखते रह जाएंगे। शाम को जब विनोद काम से घर लौट कर आता है तो देखता है कि पत्नी अर्चना पार्टी में जाने के लिए सज सवर कर तैयार खड़ी है और अर्चना आज सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर विनोद खुद को काफी लकी महसूस कर रहा था। पार्टी में अरे विनोद भाई, हमें भी तो पता चले आखिर कौन से मंदिर में जाकर माथा टेका था जो भाभी सी इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार होगी। बात तो तेरी ठीक है भाई, विनोद के पास न पैसा है न शक्ल, फिर भी देखो किस्मत की बात है। ऐसी कोई बात नहीं है, खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। विनोद जी मुझे बहुत पसंद है और मैंने सब कुछ सोच समझ कर ही उनसे शादी की है। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि विनोद जैसे शांत और सुशील स्वभाव के इंसान मुझे मिले।
पूरी पार्टी में अर्चना की खूबसूरती के ही चर्चे हो रहे थे, जिससे विनोद खुद को बहुत स्पेशल फील कर रहा था। कितने दिन हो गए तुम सबसे मिले? कल ऐसा करते ना, मॉल में मिलते हैं, वहीं पर खाना खाएंगे और फिर उसके बाद फिल्म देखेंगे। क्या बात कर रही है? अभी तो तेरी शादी को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। तेरे ससुराल वाले तुझे अलाउड कर देंगे? कोई एतराज तो नहीं होगा तेरे हस्बैंड को? अरे उन्हें क्या एतराज होगा, बल्कि मेरे पति ने खुद मुझसे कहा है कि मुझे अपने दोस्तों से मिलना जुलना चाहिए। क्या बात कर रही है यार, ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं? मिलते हैं, किसने कहा कि अच्छे लड़के नहीं मिलते हैं, बस ढूंढने वाली नजर होनी चाहिए। अगले दिन जब अर्चना अपनी सहेली वीना से मिलने जाती है तो विनोद उसे छोड़ने के लिए साथ ही जाता है। अर्चना, तुम आराम से अपनी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करो। जब फ्री हो जाओगी तो मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। और ये लो मेरा कार्ड, तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो मेरे कार्ड से खर्च कर लेना। विनोद के जाने के बाद कमाल हो गया यार, तेरा हस्बैंड तो सही में बिल्कुल गाय है। वरना शादी के बाद तो लड़के ऐसे बीवियों पर हक जमाते हैं जैसे उन्होंने शादी नहीं करी बल्कि बीवी को खरीद लिया है। समय बीतता जा रहा था और गुजरते समय के साथ विनोद को पत्नी अर्चना में वैसी कोई खास बात नजर नहीं आ रही थी। अर्चना की खूबसूरती का जादू जो उसके दिमाग पर चढ़ गया था, गुजरते समय के साथ उस जादू ने अपना असर करना बंद कर दिया था। विनोद, मुझे फिल्में देखने का, घूमने फिरने का बहुत शौक है। पूरे हफ्ते तो आप अपने काम में बिजी रहते हो, कम से कम वीकेंड पर तो मुझे घुमाने ले जा सकते हो ना? देखो अर्चना, इंसान अपनी कमाई के अनुसार ही खर्च करता है। इतनी तनख्वाह नहीं है मेरी कि मैं हर हफ्ते तुम्हें घुमाने के लिए बाहर ले जाऊं, फिल्में दिखाऊं, शॉपिंग कराऊं। अगर तुम्हारे हिसाब से घर चलने लगे तो मेरी सारी तनख्वाह सिर्फ बाहर घूमने फिरने में ही खर्च हो जाएगी। मत्थी मारी गई थी मेरी, जो तुम्हारे सीधे साधे स्वभाव को देखकर मैंने कुछ और देखने समझने की जरूरत ही नहीं समझी। अरे ये जीवन भी कोई जीवन है? साल के 365 दिन बस घर में झाड़ू पोछा बर्तन करते रहो। मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं कि नहीं? देखो अर्चना, अपनी आमदनी के हिसाब से ही खर्च करोगी तो सुखी रहोगी। तुम्हारा शौक पूरा करने के लिए अब मैं कर्जा तो नहीं ले पाऊंगा। पति की बात सुनकर अर्चना मन मारकर चुपचाप जाकर रसोई में काम करने लगती है। अर्चना मोबाइल देखते हुए, सब अपने पति के साथ कहीं ना कहीं ट्रिप पर जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे फोटोज शेयर करते हैं। एक हम है, नुक्कड़ तक भी नहीं जा पाते। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब हम भी कहीं घूमने जाएंगे। शादी को 2 साल बीत गए थे। हनीमून के लिए भी विनोद उसे हरिद्वार तक ही ले गया था। समंदर के किनारे पति के हाथों में हाथ डालकर घूमने की उसकी ख्वाहिश अब जोर मार रही थी। विनोद, चलो ना हम दोनों गोवा चलते हैं, बहुत मजा आएगा। अर्चना, टूर के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत है फिजूल खर्ची की? ये सब ट्रिप टूर ये बड़े लोगों के लिए होता है। अभी बजट नहीं है, बाद में देखेंगे। हाँ ठीक है, हमारा तो बजट बिगड़ जाएगा ना अगर हमने 1000 रुपए भी ज्यादा खर्च कर लिए तो। अर्चना अभी विनोद से बात कर रही थी कि उसकी माँ का फोन आता है। अर्चना बेटा, तुम्हारी चाची की बेटी की शादी है, दामाद जी को लेकर समय से पहुंच जाना, सबको इंतजार रहेगा। कार्ड लेकर कल सुबह तुम्हारे चाचा जी आ जाएंगे। माँ की बात सुनकर अर्चना थोड़ी सी परेशान हो जाती है। क्या खुशी मनाऊं शादी में जाने की? मायके में शादी है और अच्छे कपड़े के साथ साथ शादी में तोहफे के नाम पर भी तो कुछ देना होगा। और विनोद से खर्च की बात करूंगी तो फिर से वही जवाब सुनने को मिलेगा। लेकिन रिश्तेदारी की शादी है, कुछ तो देना ही पड़ेगा, वरना 4 तरह की बातें बनेंगी। अर्चना विनोद को मायके में चचेरी बहन की शादी के बारे में बताती है। तो अर्चना 1100 दे देना। अब तुम्हें तो पता ही है 25,000 की सैलरी है मेरी। इतने पैसों में घर चलाना होता है। माँ की दवाइयाँ, मकान का किराया, तमाम जिम्मेदारी है। खर्चा तो सोच समझ कर ही करना होगा ना। थक गई हूं मैं विनोद, एक एक पाई गिन गिन के खर्च करते हुए। बाकी दिन तो हम चाहे जैसे भी जीते हैं, लेकिन अब कहीं रिश्तेदारी में जाएंगे तो ऐसे तो मुंह उठाकर नहीं चले जाएंगे ना। मेरी छोटी बहन की शादी है, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। मैं 1100 लेकर नहीं जाने वाली। इससे तो अच्छा है कि मैं जाऊं ही ना, क्योंकि आपका तो अच्छे कपड़े खरीदने का भी बजट नहीं होगा। अर्चना के मुंह में जो आता बकती जा रही थी। वहीं शांत सुशील विनोद पत्नी की बातों को चुपचाप सुन रहा था। सुन ली अपनी बीवी की जुबान। मैंने शादी के समय ही कहा था कि लड़की मुझे बहुत तेज लग रही है, यहाँ रिश्ता मत करो। लेकिन तब तो तेरी अकल पर पर्दे पड़े हुए थे। उस समय तो बावला हुआ जा रहा था इसकी गोरी चमड़ी देखकर। अरे बहू नहीं, सारी जिंदगी का कलेश लेकर आए हम अपने घर। जब देखो तब खर्च की बात करती रहती है। पत्नी और माँ की बहस सुनकर विनोद को भी गहरा दुख पहुंचता है। वो बिना खाना खाए चौराहे पर बनी चाय की दुकान पर जाकर बैठ जाता है। क्या बात है भाई,
आजकल बड़ा परेशान नजर आता है। सब ठीक तो है ना? अब क्या बताऊं भाई, अर्चना और मेरा लगभग हर रोज किसी न किसी बात पर मन मुटाव हो ही जाता है। मुझे तो यही लगता था कि अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा तो जीवन भर खुश रहूंगा, लेकिन शायद ये मेरी गलत फहमी थी। शादी की बात तो तू बहुत खुश था भाई, फिर अब ऐसा क्या हो गया? उस समय तो मुझे बस यही लगता था कि पत्नी सुंदर हो तो आपस में मन मुटाव का कारण नहीं रहेगा, लेकिन गुजरते समय के साथ समझ में आया कि खूबसूरती तो बस 2-4 दिन की बात है, जो जीवन भर काम आता है वो गुण होते हैं। भाई पति पत्नी का रिश्ता होता ही ऐसा है, कुछ न कुछ उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। ऐसा कोई नहीं जिसे शादीशुदा जीवन में समझौते ना करने पड़ते हो। मेरी पत्नी जॉब करती है, पढ़ी लिखी समझदार है, तो मुझे घर के कामों की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। उसे घर के काम में इंटरेस्ट नहीं है ना। शादी समझौते से ही चलती है, सबको सब कुछ तो नहीं मिल सकता। दूसरी ओर सास से झगड़ा होने के बाद अर्चना अपनी माँ को फोन लगाती है। आप ठीक कहती थी माँ, सिर्फ लड़की के सुशील होने से जीवन नहीं चल सकता। मैं ही अंधी थी, एक पल को भी नहीं सोचा कि लड़की की नौकरी, घर परिवार के बारे में भी कुछ पता कर लूं। थक गई हूँ अपनी इच्छाओं का गला घोटते घोटते। कभी अपनी पसंद की शॉपिंग नहीं कर सकती, बाहर खाने नहीं जा सकती, फिल्म देखने जाओ तो पॉपकॉर्न नहीं ले सकती, ट्रिप तो भूल ही जाओ, घर में एक काम वाले तक नहीं है। बेटा तेरा पति तुझसे कोई ज्यादती तो नहीं करता ना? खाने पहनने की आजादी है, बाहर आने जाने की इजाजत है, कभी तेज आवाज में बात नहीं करता, बड़ों का सम्मान करता है, अपने से छोटों से प्यार करता है। और क्या चाहती हो? बेटा अच्छा स्वभाव है पति का, तुझे तो चटनी से रोटी मिले तो उसे ही माथे लगाकर खाना चाहिए। हर रिश्ते में कुछ न कुछ तनाव तो होता ही है, इसका मतलब ये नहीं कि मैदान छोड़कर भाग खड़ी हो जाओ। और पैसों का क्या है, उसके लिए अपना रिश्ता खराब मत करो। विनोद मेहनती है, आज नहीं तो कल पैसा भी आ जाएगा। उनके ऊपर बड़े खर्चों का दबाव बनाना छोड़ दे, और जो है उसी में गुजारा करना सीख, तभी घर में सुख शांति आएगी। विनोद और अर्चना दोनों को जीवन का सबक मिल गया था। सिर्फ सुंदर और सुशील जीवन साथी ढूंढ लेने से जीवन में सुख की गारंटी नहीं मिल सकती। पति पत्नी का रिश्ता हर हाल में समझौते पर टिका होता है और उसके लिए दोनों को समर्पण दिखाना पड़ता है। अर्चना और विनोद ने अपनी गलती समझ ली थी, अब वो लगातार रिश्ते को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे एक पटरी पर आने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव हुआ है? कमेंट में हमें बताइएगा। हे भगवान, 5 बज गए। मन तो कर रहा है 5 मिनट और सो लूं। नहीं, 5 मिनट सो गई तो आधा घंटा निकलते ही दिखेगा। आज उनके ऑफिस की बहुत जरूरी मीटिंग भी है। हड़बड़ाकर सुमन उठती है और तैयार होकर फौरन रसोई में चली जाती है। जल्दी से इनका टिफिन बना लेती हूँ। दीदी तो लंच ब्रेक पर ही घर आती है, उनके लिए कॉर्नफ्लेक्स भिगो देती हूँ। पर नाश्ते में क्या बनाऊँ? भिंडी तो रात में सबने खाई है, अब और कुछ क्या बनाऊँ मैं? सुमन एक तरफ आलू उबलने चढ़ा देती है और दूसरी तरफ चाय बनाने लगती है। बहू चाय लाना तो। सुमन फौरन चाय लेकर बाहर आती है। आप तो 8 बजे उठती है मम्मी जी, आज सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ गई? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? बहू मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और ये घुटने। बुढ़ापा बहुत खराब चीज है, अच्छों का गुरूर टूट जाता है बुढ़ापे में। आपका गुरूर मैं टूटने नहीं दूंगी माँ जी, आप आराम से चाय पीजिए। अभी लहसुन का तेल बनाकर लाती हूँ और उससे आपके घुटनों की मालिश कर दूंगी, और सर के लिए ठंडा तेल। जैसे जैसे मेरी उंगली आपके सर पर घूमेंगी ना, वैसे वैसे दर्द धीमा पड़ता जाएगा। गैस के स्टोव पर सुमन लहसुन का तेल निकालने लगती है और दूसरी तरफ पोहे तैयार कर लेती है। चलिए माँ जी, आप अपने पैर दीजिए, अभी आपकी घुटनों की मालिश कर देती हूँ। सुमन अपनी सास की घुटनों में मालिश कर रही थी कि तभी अनु अपने कमरे से चीखती हुई बाहर आती है। जिंदगी में एक काम बोला था आपको, वो भी आपसे नहीं हुआ भाभी। मैंने आपको कहा था कि याद से मेरी इस शर्ट को आयरन करके रखना, मुझे आज ऑफिस में पहनना है। वो भी नहीं हुआ ना आपसे। अब ये मत कहिएगा कि दिमाग से निकल गया। अरे सुबह से ऐसा क्या कर रही हैं आप? मुझे याद है अनु दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, ऑफिस जाने में अभी 1 घंटा बाकी है, मैं कर दूंगी तब तक आयरन। कर दूंगी क्या होता है भाभी, आपको करके रखना चाहिए था। करती क्या हो आप घर पर? बस ये खाना बनाना, कितना समय जाता है उसमें? अरे ये तो कोई काम वाली भी कर देगी। अभी ये तेल वेल छोड़ो और मेरा शर्ट आयरन कर दो जल्दी से। सुमन को अपनी ननद का काम करने में देरी इसलिए हुई क्योंकि वो अपनी सास के काम में लगी हुई थी।
अपनी आंखों के सामने सुमन को डांट सुनता देखने के बाद भी सुजाता उसका साइड नहीं लेती, उल्टा उसी को सुनाना शुरू कर देती है। अब मुझे क्या पता था बहू कि तुझे अनु ने दूसरा काम देकर रखा है, पर तुझे तो पता था ना। मैं कहाँ जा रही थी, मैं तो घर पर ही थी। पहले शर्ट प्रेस करना चाहिए था ना। बिल्कुल दिमाग नहीं है तुझे। अब ये कटोरी छोड़ और अनु का काम कर दे, बेचारे को ऑफिस के लिए देरी हो रही है। जी माँ जी। बेचारी सुजाता अपनी ननद को शर्ट आयरन करके देती है, फिर टिफिन और नाश्ता रेडी करके डाइनिंग टेबल पर लगाती है। वाह वाह वाह, आनंद आ गया, आनंद आ गया भाई। क्या खाना बनाती हो तुम बहू, क्या खाना बनाती हो। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि उठती कब हो जो सभी के पसंद नापसंद का ध्यान रखकर इतना सारा नाश्ता बना लेती हो। खुद का भी ध्यान रखा करो बहू। वैसे खुद के लिए कुछ बनाया है कि नहीं? इन्हें तो ऐसे भी प्लेट में झूठा छोड़ने की आदत है पापा जी। इनकी प्लेट में जो सब्जी रहती है उसी से मैं रोटी खा लेती हूँ। मुझे अपने लिए कुछ खास बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपसे यही एक्सपेक्टेड था भाभी। कम आउट ऑफ द सेल भाभी, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। एनीवेज मैं निकल रही हूँ मम्मी। यहाँ भाभी की तरह मैं आराम से खाना बनाकर रेस्ट तो नहीं कर सकती। ऑफिस से वही 2 मिनट कमर भी सीधी करना अलाउड नहीं है। ये कहकर अनु सुमित के साथ घर से निकल जाती है। पशुपति भी दुकान चला जाता है। सुमन पूरे घर में सभी का ख्याल रखती थी, सबकी छोटी बड़ी ज़रूरत को ध्यान में रखती थी, पर फिर भी उसके ससुराल में उसकी रत्ती भर भी कदर नहीं थी। बहू आज रात को अच्छा सा खाना बनाना, सुमित की बुआ जी आ रही हैं। जीभ में बहुत स्वाद है उनके, जरा भी टेस्ट 19-20 हुआ ना तो भरी थाली छोड़ देती है। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं अच्छे से खाना बनाऊंगी। क्या क्या बनाना है बस ये बता दीजिए। तुम ना पुलाव दम आलू, ज़रा सा राजमा बूंदी रायता, एक मिक्स वेजिटेबल की सब्जी, इतना बना देना। फुलके तो तू बनाएगी, इतना कर ले। बाकी अनु और सुमित से पूछ लेना कि वो दोनों क्या खाएंगे, और हमारी फिक्र मत करना, मैं और तेरे पापा जी तो इसे खाने में खा लेंगे। और हाँ, क्वांटिटी अच्छी खासी बनाना, 5 लोग आ रहे हैं। जी मम्मी जी। रात को सुमित ऑफिस से वक्त से पहले ही लौट आता है और स्टेशन जाकर अपनी बुआ को रिसीव कर लेता है। जरा झुकेगा तो कमर नहीं टूट जाएगी तेरी। जी बुआ जी। चल अब सामान उठा फटाफट। सुमित रेणुका के पूरे परिवार को लेकर अपने घर पहुंचता है। दरवाजे पर अपनी बुआ सास को देखते ही सबसे पहले सुमन उनके पैर छूती है। पहला शख्स है घर का जो सामने से मुझे देखते ही मेरे बिना बोले मेरा पैर छू रहा है, वरना इस घर में तो सबकी मति भ्रम ही है। मति भ्रम है तो ठीक हो जाएगी दीदी, अब तुम जो आ गई हो। कसम से दीदी, तुम्हें देखकर लगा कि माँ वापस आ गई। दरवाजे पर ही खड़ा रखेंगे क्या दीदी को? फिर दीदी कहेंगी पशुपति के घर गई थी, उसकी बीवी ने दरवाजे से ही भेज दिया मुझे। रेणुका कमरे में जाकर कुछ देर आराम करती है और उसके बाद सुमन सभी के लिए खाना टेबल पर परोसने लगती है। तभी दरवाजे से अनु ऑफिस से वापस लौटती है और अपना पर्स बाहर सोफे पर फेंककर अंदर कमरे में चली जाती है। खाना परोसना छोड़कर सुमन अपनी ननद का पर्स उठाती है और फिर वापस आकर सभी को खाना परोसना शुरू करती है। तो ये चल रहा है यहाँ। कपड़े बदलकर अनु भी खाने की टेबल पर बैठ जाती है और सभी खाना शुरू करते हैं। इतना सब अकेले तूने बनाया बहू? जितना मैं सुजाता को जानती हूँ ये तो मुझे पता है कि उसने आलू तक छिलने में तेरी मदद नहीं की होगी। जब माँ जिंदा थी तभी भाभी ने हाथ हिलाया नहीं, तो अब क्या हाथ हिलाएगी? एक ही बात है ना बुआ जी, मैं काम करूँ या माँ जी। वैसे भी ना माँ जी की तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती। तो तेरे घर में तेरी ननद भी तो है, पर जो अपना पर्स उठाकर नहीं रख सकती वो तेरी क्या ही मदद करेगी। ये बिल्कुल गलत बात कह दी आपने बुआ जी। जो ननद 25,000 रुपया कमाती है वो 5,000 लगाकर एक पर्स उठाने वाली और खाना बनाने वाली भी तो रख सकती है। भाभी का क्या है, एक तो एक पैसा घर पर लाती नहीं, उल्टा उनका पर्सनल खर्च भी भाई पर ही आता है। और इस सब के बाद दिन भर फ्री रहकर कोई 2-4 अच्छे डिशेस बना भी ले तो क्या ही हो जाता है बुआ जी। बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो अनु तुम। अब बताओ बुआ जी, ना कोई डिग्री है सुमन के पास, ना ही ड्रेसिंग सेंस, कहीं बाहर इसे ले जा भी नहीं सकता मैं। तो घूम फिर कर बात पैसों की है।
तो तू भी कोई काम करना शुरू कर दे सुमन बहू। छोड़िए ना बुआ जी, ये बेकार की बात है। मुझे वैसे भी खाना बनाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। और हमेशा की तरह इतनी मेहनत करने के बाद भी फिर से सुमन को ताने ही सुनने को मिलते हैं। रोज़ घर का माहौल कुछ ऐसा ही रहता। सुमन सभी के लिए खाना बनाती, घर का सारा काम करती और उसकी ननद और पति उसे 2 बातें सुनाकर चले जाते। फिर एक दिन उसकी बुआ सास का बेटा किचन में आता है। पिज्ज़ा बनाओगी भाभी? पिज्ज़ा खाने का बड़ा मन है मेरा। हाँ हाँ, जो भी बोलो। पिज्ज़ा बर्गर पैटिस बनाओ। तुम हॉल में बैठो, मैं बनाती हूँ। किचन में बेकार में गर्मी में पसीज जाओगे तुम। आप तो रोज़ पसीज रही हो ना किचन में भाभी, और आपकी फ़िक्र भी कोई नहीं कर रहा, तो आप भी मेरी फ़िक्र मत करो। और मेरी बात सुनिए, खाना बना सकती हो ना आप, तो फिर देर किस बात की? क्लाउड किचन का काम शुरू कर दो। क्लाउड किचन क्या होता है? इससे आप अपने घर के किचन में ही खाना बनाकर डिलीवरी बॉय के हाथों उसे लोगों तक डिलीवर करवा सकती है। इसके लिए आपको पैसे लगाकर रेस्टोरेंट खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। और अब आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ, मैं तो घर से बाहर निकलती भी नहीं हूँ, तो कस्टमर कैसे बनाऊँगी? तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अरे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो डिलीवरी का काम करते हैं। मैं उस पर आपको रजिस्टर कर दूँगा। फिर जब लोग अलग अलग फूडिंग काउंटर्स का नाम सर्च करेंगे तो उसमें आपका भी नाम आएगा। तो डिलीवरी बहू कैसा रहेगा? कह तो नहीं सकता भाभी, पर आजकल ऑनलाइन दुनिया का ज़माना है, कब क्या वायरल हो जाए पता नहीं। हो सकता है ये रैंडम नाम चल जाए। अपनी आंखों के सामने आशा की ये उम्मीद देखकर सुमन बहुत खुश थी। वो रात को सभी को इस बारे में बताने की सोचती है, पर रात को तो कुछ और ही हो जाता है। कल मेरे ऑफिस में पार्टी है, सब अपने अपने पार्टनर के साथ आएंगे, पर मैं इस गवार को कहीं ले जा भी नहीं सकता। ऑब्वियसली भाभी को लेकर जाओगे तो तुम्हारी जो ऑफिस में बची कुची इज्जत है ना, वो भी चली जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था भैया, आप पढ़ी लिखी लड़की लाना। काश भाभी पढ़ी लिखी होती तो ये जो काम करती है ना घर में, उस काम के लिए हम एक नौकरानी रख लेते और भाभी के पैसे बच जाते तो तुम्हारी भी तो हेल्प हो जाती। आज पहली बार ये बात सुनते ही सुमन गुस्से में कहती है, मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी नहीं हुई तो मैं अनपढ़ गंवार हो गई। बड़ी डिग्री होने से ही कोई होशियार होता है क्या? और चलो मैं हूँ अनपढ़ गंवार मान लिया, पर कौन था वो जिसने मेरी डिग्री पूरी नहीं होने दी? तुम ही थे ना सुमित? तुम पर ही भूत सवार था ना मेरी पढ़ाई छुड़वाने का। झूठ कह रही हूँ तो कह दीजिए। माँ जी, क्या आपने नहीं कहा था सुमित तेरी गर्लफ्रेंड के लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे? ज़्यादा पढ़ लिख गई, तुझसे आगे बढ़ गई तो एक दिन तुझे छोड़कर चली जाएगी। मेरे प्यार का प्रमाण मांगकर तुमने मेरी डिग्री पूरी नहीं होने दी और मुझे रसोई का काम सीखने को कहा। मैंने सब कुछ किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए सुमित, और तुम ही आज मुझे बाहर ले जाने से शर्माते हो। बाप रे बाप, सुन रहा है इसकी बोली? और कर लव मैरिज। पहले तो सुमन ज़रा डाउट में थी कि उसे क्लाउड किचन का काम शुरू करना चाहिए या नहीं, पर अपने घर वालों के इस बर्ताव से अगले दिन से ही वो काम शुरू कर देती है। करण जोमेटो स्विगी पर द डिलीवरी बहू नाम से अपनी भाभी का क्लाउड किचन रजिस्टर कर देता है और हो जाता है काम शुरू। अरे ये तो छोले भटूरे का ऑर्डर आया है, 30 मिनट के अंदर अंदर खाना डिलीवर करना है। पर इतना तो मैंने सोचा ही नहीं कि राशन भी मंगवाना चाहिए, चने तो है ही नहीं। आपने नहीं सोचा था, पर ये आपके प्यारे देवर ने सोच लिया था भाभी। डोंट वरी, मैंने सारा राशन लाकर पहले ही रख दिया है। अब जल्दी से खाना बनाओ, डिलीवरी बॉय खाना रिसीव करने आता ही होगा। करण भी सुमन के साथ छोले भटूरे बनाने में लग जाता है और दोनों मिलकर फटाफट खाना तैयार कर लेते हैं और सुमन अपना पहला ऑर्डर डिलीवर कर देती है, जो बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाता है और उस पर क्लाइंट की 5 स्टार रेटिंग भी आती है। भाभी, आपके खाने पर तो 5 स्टार रेटिंग मिली है, और देखिए एक और ऑर्डर आया है। इसी तरह काम चल गया ना भाभी, तो आपको फेमस होते देर नहीं लगेगी। मुझे घर का भी काम करना होता है करण, ये सब मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी मेरे रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन तो तुमने ही किया था ना, तो किसका ऑर्डर कब रिसीव करना है कब नहीं, ये सारा काम तुम ही देखो। मैं करूँगी खाना बनाने का काम, और 50-50 की पार्टनरशिप पक्की रही। और दोनों देवर भाभी धड़ल्ले से अपनी इस द डिलीवरी बॉय बहू रेस्टोरेंट के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। सुबह सुबह ही सुमन रसोई का काम निपटा देती और उसके बाद दिन भर सिर्फ डिलीवरी के ऑर्डर्स का काम लेती। न जानी ये सारा नया क्या चोचले कर रही है भाभी।
अब हमारे घर की बहू को बस यही करना बाकी रह गया था। मुझे बिना ये काम कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। टिफिन सर्विस जैसा नहीं लगता क्या? लोगों में बात फैल गई तो इज्जत जाएगी सो अलग। और तभी नोटों के बंडल गिनती हुई सुमन अपने कमरे से बाहर आती है और 20,000 अपनी सास के हाथ में रख देती है। घर के काम के लिए अब काम वाली तो आ ही जाएगी मम्मी जी। वैसे भी मैं तो बस घर पर खाना ही बनाती थी, वो तो कोई भी काम वाली कर लेगी। और बर्तन के लिए भी काम वाली रख देते हैं क्योंकि मैं अपने बिजनेस में लग गई हूँ। वक्त नहीं मिलेगा ना मुझे। जितने ज़्यादा ऑर्डर्स पूरे करूँगी रैंकिंग में मेरे रेस्टोरेंट का नाम उतना ही ऊपर आएगा, है कि नहीं करण? बिल्कुल। इनफैक्ट हम तो अगली बार डबल इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब बिलीव नहीं करोगे भैया, भाभी को कैटरिंग सर्विस से भी पिज्ज़ा डिलीवरी करने का ऑर्डर मिला है। मुझे तो लगता है कि हमें वर्कर्स भी रखने पड़ेंगे। अच्छा, तो कितने तक पहुंच गई है इनकम? मतलब ये 20,000 रुपये है ना? अरे नहीं भैया, हमारा जो एक्सपेंस हुआ है उसे हटाकर तो 1.5 लाख की कमाई हुई है। इसमें से 75,000 मैंने और भाभी ने बांट लिए और उसमें से ही 20,000 भाभी ने मामी को दे दिए। ये तो बहुत अच्छा है। ये तो तुम मेरी सैलरी से भी ज़्यादा कमा रही हो। सही है, घर में पैसे आ रहे हैं, किचन का खर्चा तुम उठा लोगी तो वो बर्डन मेरे ऊपर से चला जाएगा। बहुत अच्छा, मेहनत करो भाई। अनु की सैलरी के 3 गुना पैसे सुमन ने कमा लिए थे, वो भी पहली बार में ही। अनु अपनी भाभी से बुरी तरह जल गई थी और उसने सोच लिया था कि वो सुमन को फिर से सभी के सामने नीचा दिखाकर रहेगी। बहुत तेज बन रही है ना भाभी? उनका काम चौपट नहीं किया तो मेरा नाम भी अनु नहीं। और अगले दिन ही अनु डिलीवरी बॉय को 2,000 पकड़ाते हुए कहती है, ये पकड़ो 2,000। काम समझ गए ना? जी मैडम, समझ गया। द डिलीवरी बहू रेस्टोरेंट से जो भी ऑर्डर पिक करूँगा उसमें रास्ते में या तो नमक या चीनी या कंकर, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ डाल दूंगा जिससे कस्टमर वहाँ की सर्विस लेना बंद कर दे। और डिलीवरी बॉय बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसके कारण सुमन का बहुत ही अच्छा चलता काम अचानक ही ठप पड़ जाता है। अब क्या होगा करण? कितनी मुश्किलों से मेरे ससुराल में मेरी इज्जत बनी थी, सब खराब हो गया करण। खाना तो आप जब बनाते हो उसके बाद मैं पूरी तरह टेस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ और उसके बाद ही डिलीवरी के लिए भेजता हूँ। तो गड़बड़ हो कहाँ रही है? कहीं डिलीवरी... अपने काम को बचाने के लिए अगर ये भी करना पड़े तो सुमन ये भी करेगी। जिस भी कस्टमर को खाना पसंद नहीं आया है उन सब का पैसा रिफंड कर दो। और अगले ही दिन से सुमन खाना बनाने के बाद खुद ही डिलीवरी करने सड़कों पर निकल जाती है और जैसे ही डिलीवरी का काम सुमन उठा लेती है, खाना अपने आप सही से कस्टमर तक पहुंचने लगता है। एक पहली कुक जो खुद सड़कों पर फूड डिलीवर कर रही थी, और ऐसा कुछ हो तो सोशल मीडिया का सेंसेशन तो बनना ही था। सुमन सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हो जाती है और साथ ही साथ उसका रेस्टोरेंट भी। मतलब ये सब कुछ डिलीवरी बॉय ही कर रहा था? भाभी, मैंने कंप्लेंट डाली है, पुलिस स्टेशन में जांच होगी, तब पता चल जाएगा कि बीच में लफड़ा कौन कर रहा था। ज़रूर हमारी कोई राइवलरी पार्टी होगी। इसी तरह दिन निकलते जाते हैं और सुमन की कमाई 2 गुनी 4 गुनी होती जाती है और ये देखकर अनु जलती रहती। एक रात फ्रिज में रखे हुए डोसे के बैटर में वो ग्लू मिलाने लगती है, जो इत्तेफाक से सुजाता देख लेती है। अरे नास पीटी, घर का भेदी लंका ढाए ये तू ही है। निकल मेरे घर से, अभी क्या अभी निकल। अपने मायके में 2 पैसे आते देखना तुझे बर्दाश्त नहीं हुआ? 25,000 कमाती है ना तू, जा अपना दूसरा घर बसा ले, निकल यहाँ से। सुजाता के चीखने की आवाज सुनकर सभी फौरन बाहर आते हैं और अनु का ये दूसरा चेहरा सभी के सामने आ जाता है। सुमित, इसकी पढ़ाई छुड़वा और नौकरी भी नहीं करेगी ये। बिठा इसे घर पर और 2 महीने के अंदर अंदर विदा कर दे। इसमें इसकी गलती नहीं है मम्मी जी, और जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती कि वो किसी और के साथ हो। अनु के इतना कुछ करने के बाद भी सुमन उसका बुरा नहीं सोचती। ये देखकर अनु फूट फूट कर रोने लगती है। ये डिलीवरी वाला फ्रॉड भी मैंने किया था भाभी। कोई बात नहीं अनु, देख तूने मेरा बुरा करना चाहा, पर उस इंसिडेंट के बाद मैं और फेमस हो गई। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। बड़ा दिल रखकर इस बार तो मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार मुझसे दया की उम्मीद मत रखना। और इस दिन के बाद से अनु की अकल ठिकाने लग जाती है और सुमन को अपना वो खोया सम्मान अपने ससुराल में फिर से मिल जाता है।